Hello, students. Well, I hope you all are well, and you all have watched my previous video lecture in which we spoke about the pollen pistil interaction, right? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे there is pollen pistil interaction, and this pollen pistil interaction is responsible for selecting which pollen grain is going to germinate on a particular stigma and which are not going to germinate. ठीक है? And then we saw how the pollen germinates, what is its mechanism, और हमने ये भी देखा कि कैसे ये pollen tube बनता है और उसमें आपका सबसे आगे होता है tube nucleus and then पीछे में होते हैं दो male gametes, right? And we have seen the growth of pollen tube up to the ovary in previous lecture. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि once this particular pollen tube enters into the ovary तो क्या होता है. Correct. Now before talking this and talking about this, let's recall from the previous class, that is class 11th. Okay, और वहां पे हमने देखा था कि जो एक ओवरी होता है दैट कैन बी यूनिलॉकुलर और कुड बी बाइलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर और मल्टीलॉकुलर, यानी कि एक जो ओवरी है उसमें बहुत सारे लॉक्यूलाइजेशन हो सकते हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं. ओके, और इन्हीं कंपार्टमेंट को हमने लॉक्यूल्स कहा था. और हर एक लॉक्यूल में हमने देखा था देयर कुड बी वन और मोर देन वन ओव्यूल. करेक्ट. सो जो सबसे सिंपलेस्ट ओवरी होगी उसमें क्या होगा, देयर विल बी यूनिलॉकुलर कंडीशन और उसमें एक ही ओव्यूल होगा, यानी कि पूरे एक ओवरी में एक ओव्यूल. या फिर देयर कुड बी कंडीशन दैट in the ovary there are multiple locules with multiple ovule in each locule, है ना, यानी कि हर एक ओवरी में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं और हर एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं. करेक्ट. सो once a pollen tube enters into the ovary, now it can go to any ovule, right? कैसे जाएगा, how it will know which way to go, we are going to study in this lecture. Okay, see, so this is a typical ovary, है ना, और यहाँ पे मैंने सबसे simplest condition लिया है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल का. Okay, see, so this is ovule, ये प्लेसेंटा हो गया, then funicle, and then there are integuments, okay, and embryo sac, right? और ये जो embryo sac है, it is the typical 7-celled 8-nucleated condition. Okay, now पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक बात किया था कि pollen tube has entered the ovary, देखिए, और उसमें पीछे ये दो मेल गैमेट्स हैं और सबसे आगे कौन है, ट्यूब न्यूक्लियस, एंड ट्यूब न्यूक्लियस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, एंड दिस कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द pollen tube. ये हमने पिछले क्लास में बात किया था. करेक्ट. सो अब जैसे ही ये ओवरी में आता है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है. नाउ दिस pollen growing pollen tube or germinating pollen can potentially go to any ovule. Correct. How it will go up to or reach up to the ovule, we will see here. देखिए, जैसे ही ये pollen tube आया, now the placenta and the funicle, okay, the tissue of placenta and funicle, in not in all cases, in some cases, in some plants, they secrete a particular chemical, right? चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले केमिकल बना रहे हैं. okay, and try to notice कि केमिकल जो है वो ओव्यूल के पास से निकल रहा है, तो सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन मैं ओव्यूल के पास बना रहा हूँ, और जैसे जैसे ये ओवरी में ऊपर जा रहा है, यानी कि जैसे ही आप ओव्यूल से दूर जा रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है. ठीक है. नाउ इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है वो जहां उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा जहां पे कि इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो द पॉलन ट्यूब इज गोइंग टू सेंस दिस केमिकल्स एंड विल मूव टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल्स. ओके, ये जो केमिकल है ये कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं. याद कीजिए हमने बोला था कि जो पॉलन ट्यूब है वो कीमोटैक्सिस शो करता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है. करेक्ट. तो ये आपके ग्रेडियंट बन गए किसके, केमिकल्स के, केमिकल अट्रैक्टेंट्स के, कीमोकाइंस के, राइट. कीमोकाइंस आर द केमिकल्स. ओके,
सो ये जो केमिकल्स हैं दे गाइड द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, उधर ही बेंड करके जाएगा जिधर से ये केमिकल्स आ रहे हैं, यानी कि जिधर ये जो केमिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल सिक्रीट किसने किया, मैंने बोला प्लासेंटा और फ्यूनिकल के कुछ टिश्यूज हैं, नॉट इन ऑल प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, है ना। और जहाँ पे हैं ये, जहाँ पे जिस भी प्लांट्स में प्लासेंटा और फ्यूनिकल के जो टिश्यू हैं वो इन केमिकल को सिक्रीट करते हैं, इस पूरे एपरेटस को, फ्यूनिकल और प्लासेंटा का ये जो ओवर ग्रोथ है, ये जो टिश्यू है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर एपरेटस। याद रखिएगा, ऑब्ट्यूरेटर एपरेटस इज मॉडिफाइड placenta and funicular tissue or outgrowth of placenta and funicle that secretes the chemokines or chemical attractants which attract the pollen tube towards the ovule. Okay, so this is obturator apparatus. Now apart from obturator apparatus एक और चीज है, ओके, जो कि हर प्लांट में होता है, दैट इज सिनर्जिड्स। याद कीजिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि देयर आर टू सिनर्जिड्स, करेक्ट। नाउ आउट ऑफ दिस टू सिनर्जिड, जो एक सिनर्जिड होता है वो इनिशियली बर्स्ट करता है, राइट। सो द फर्स्ट सिनर्जिड ऑफ द ओव्यूल, है ना, यहाँ पे फिलीफॉर्म apparatus बनाते हैं ये सिनर्जिड्स मिल करके, तो ये क्या करते हैं, द फर्स्ट सिनर्जिड इज गोइंग टू बर्स्ट एंड इट विल आल्सो रिलीज द केमिकल्स। ओके, तो ऑब्ट्यूरेटर हर एक प्लांट में हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फर्स्ट सिनर्जिड हर प्लांट में होगा। जहां पे ऑब्ट्यूरेटर है वहां पे ऑब्ट्यूरेटर एंड फर्स्ट सिनर्जिड दोनों सिक्रीट करेंगे केमिकल्स को, कीमोकाइंस को। जहां पे ऑब्ट्यूरेटर नहीं है वहां पे सिर्फ फर्स्ट सिनर्जिड करेगा, करेक्ट। तो ये केमिकल्स का ग्रेडियंट बन गया। नाउ पॉलन ट्यूब विल सेंस दिस केमिकल्स एंड कम टुवर्ड्स द पर्टिकुलर ओव्यूल। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर ओव्यूल के पास आएगा, चलिए ये डॉटेड लाइंस हम बना दे रहे हैं, ओके। सो दिस इज द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब यहाँ आया, अगेन सबसे आगे आपका ट्यूब न्यूक्लियस और पीछे में दो मेल गैमेट्स हैं, ओके। सो पॉलन ट्यूब अब क्या होता है, जैसे ये पास में आता है, अब ये आकर के माइक्रोपाइल की तरफ बेंड करता है, ठीक है, इट एंटर्स द माइक्रोपाइल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही पॉलन ट्यूब ओव्यूल के पास आता है, माइक्रोपाइल के पास एंटर करने की कोशिश करता है, वहां पे ये जो सेकंड सिनर्जिड है वो बर्स्ट करता है, ओके, द सेकंड सिनर्जिड बर्स्ट। और जब सेकंड सिनर्जिड जो है वो बर्स्ट करेगा तो उसके अंदर भी जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। ना उसी पहले से केमिकल सिग्नल्स थे, सेकंड सिनर्जिड के रिलीज होने से इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो अट्रैक्टेंट है उसकी वजह से पॉलन ट्यूब सीधा जो है वो एंटर नहीं करेगा इनटू द एम्ब्रियो सैक, क्योंकि अगर सीधा करेगा तो ये डायरेक्टली किससे जाके टकराएगा, एग सेल से, और एग सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड सिनर्जिड, जो सिनर्जिड है वो बर्स्ट कर जाता है, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब सीधा ना जाकर के केमिकल्स को सिग्नल करते हुए थोड़ा सा मुड़ जाता है और सेकंड सिनर्जिड जहां था उस तरफ से एंटर करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक, ओके। सो सेकंड सिनर्जिड बर्स्ट guide the entry of pollen tube through itself मतलब second synergid into the embryo sac, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसलिए होता है सो दैट एग सेल को कोई भी हार्म ना हो, ठीक है। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सैक में किधर से एंटर करता है, हमेशा थ्रू द सिनर्जिड, ओके। नाउ जो अब पॉलन ट्यूब है, अब पॉलन ट्यूब जब, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं, ओके। अब जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब अंदर आ गया, अब अंदर आने के बाद जो पॉलन ट्यूब का टिप है वो बर्स्ट कर जाता है ना। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब का जो टिप है वो बर्स्ट करेगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। आप बोलोगे फिर ट्यूब न्यूक्लियस का क्या होगा, क्योंकि सबसे आगे तो ट्यूब न्यूक्लियस था। ट्यूब न्यूक्लियस अभी तक आते आते डीजेनरेट कर चुका होता है, एग्जॉस्ट हो चुका होता
एग्जॉस्ट कर चुका होता है, डिजेनरेट कर चुका होता है, इसीलिए ट्यूब न्यूक्लियस जो है अब वो फंक्शनल नहीं बचा है। हाउएवर नॉन फंक्शनल कुछ रेडिमेंट्स बचे होते हैं ट्यूब न्यूक्लियस के, जिसको हम एक्स न्यूक्लियस भी कहते हैं। बट नाउ दिस न्यूक्लियस इज नॉट फंक्शनल, ये एग्जॉस्टेड है, इसका सिर्फ रेसिडुअल अमाउंट ही बचा रहता है। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे ही आपका जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन जर्मिनेट किया, उसका ट्यूब बना, ट्यूब जैसे ही ओवरी में आता है, ओवरी में आते ही नाउ इट senses the chemical signal coming from the obturator and the first synergid, है ना, फर्स्ट सिनर्जिड के डिजेनरेशन से केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, सो केमिकल सिग्नल कमिंग फ्रॉम द ऑब्ट्यूरेटर एंड द फर्स्ट सिनर्जिड ऑफ अ पर्टिकुलर ओव्यूल। ठीक है, तो उसकी वजह से इस केमिकल को सेंस करता हुआ अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये पर्टिकुलर ओव्यूल की तरफ मुड़ जाता है और कहाँ पहुंचता है, उस ओव्यूल के पास। ठीक है, थ्रू कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब जैसे उस ओव्यूल के पास पहुंचता है, माइक्रोपाइल तक आता है, माइक्रोपाइल से जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करने वाला होता है, उसी समय आपका जो सेकंड सिनर्जिड है वो भी बर्स्ट कर जाता है, एंड the bursting of second synergid will guide the pollen tube entry into the embryo sac through itself and not through the egg cell। ठीक है, अब जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री होती है इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द सेकंड सिनर्जिड, एंड जैसे ही एंटर करता है, एंटर करने के बाद जो पॉलन ट्यूब का टिप है वो ब्रेक कर जाता है, वो बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने की वजह से जो सबसे आगे आपका ट्यूब न्यूक्लियस है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, डिजेनरेट हो चुका है, उसका रेसिडुअल अमाउंट रिलीज होता है जिसको हम एक्स बॉडी या एक्स न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके ठीक पीछे जो दो मेल न्यूक्लियस हैं वो भी, या दो मेल गैमेट्स हैं वो भी रिलीज कर दिए जाते हैं, कहाँ, एम्ब्रियो सैक में। ओके, सो थ्रू दिस प्रोसेस क्या हुआ, आपका जो दोनों मेल गैमेट्स थे जो कि पॉलन के अंदर थे ऑन द स्टिग्मा, वहां से ये मूव करके थ्रू पॉलन ट्यूब दैट इज साइफोनोगैमिक से होते हुए कहां पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए तो क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये दो ओव्यूल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एंटर करने से पहले ही पहला सिनर्जिड जो था वो डिजेनरेट कर गया था, उसको मैं डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं। करेक्ट, अब जैसे ही यहाँ पे पॉलन ट्यूब आया तो दूसरा जो सिनर्जिड है वो भी क्या हो गया, डिजेनरेट कर गया। नाउ एट द सेम टाइम, ठीक है, अब डिजेनरेट करने की वजह से जब सेकेंड सिनर्जिड डिजेनरेट किया, उसकी वजह से इसने बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स रिलीज किए, और इन केमिकल्स को सेंस करके पॉलन ट्यूब थोड़ा सा बेंड कर जाता है सेकेंड सिनर्जिड की तरफ, और ये डायरेक्टली एग के सेल के थ्रू एंटर नहीं करता बल्कि सेकंड सिनर्जिड के थ्रू एंटर करता है। एंटर करके एम्ब्रियो सैक में इसका टिप टूट जाता है और ये रिलीज कर देता है आपका ये एक्स न्यूक्लियस जो कि डीजेनरेटेड ट्यूब न्यूक्लियस का पार्ट है, और दो मेल गैमेट्स। राइट, नाउ at the same time during the entry of pollen tube into a embryo sac, क्या हो रहा है, जो एंटीपोडल सेल्स थे तीनों, ये भी क्या करते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये डिजेनरेट कर जाते हैं, ऑल प्लांट्स में ये डिजेनरेट नहीं करते हैं। कुछ प्लांट्स में यहाँ पे एक हार्ड या थिक वॉल बन जाती है इनके तरफ, इन तीनों एंटीपोडल सेल्स के चारों तरफ। ठीक है, बट इन मोस्ट कॉमन केसेस जो तीनों एंटीपोडल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, वेल however the egg cell remains intact, the central cell remains intact। ओके, देखिए एंटीपोडल सेल्स डिजेनरेट हो गए, सेंट्रल सेल इंटैक्ट है, सिनर्जिस्ट डिजेनरेट कर गए। अब देखिए होता क्या है, नाउ द one of the male gamete will go and fuse with the secondary nucleus of the central cell, while the other male nucleus will go and fuse with the egg cell। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक नया ओव्यूल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक, तो अभी देखिए क्या होगा, जो एग सेल के बारे में हम पहले बात करते हैं। एग सेल का अपना न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, एन व्हाइट से दिखा रहे हैं यहाँ पे। जो ब्लू है दैट इज द मेल गैमेट, वो भी हैप्लॉइड है। अब ये दोनों जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट हैं
ये फ्यूज कर गया और फ्यूज करके इन्होंने क्या किया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया. नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड सिनगैमी. ठीक है, और ये पहला फर्टिलाइजेशन इवेंट है. दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. देखिए याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. राइट, यहाँ पे देखिए मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट दोनों के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर गया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी एंड दिस डिनोट्स द फर्स्ट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन. हो गया. अब इसकी वजह से जो एग सेल है वो किस में कन्वर्ट कर गया, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट. ओके, सेकंड देखिए, जो आपका सेकेंडरी सेल था, सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल के अंदर जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसमें दो n+n दो न्यूक्लियाई थे. ओके, प्लस तीसरा क्या आ गया, मेल गैमेट का न्यूक्लियाई. अब तीनों जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर गए और फ्यूज करने के बाद जो न्यूक्लियस बना दैट विल बी 3n. राइट, इट इज ट्रिप्लॉइड. और इस पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस थ्री न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, अब देखिए नाउ ट्रिपल फ्यूजन डिनोट्स द सेकंड इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन हियर. तो यहां पे देखिए एक ही बार में यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही साथ. पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन. सिनगैमी से क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना. और ट्रिपल फ्यूजन से देखिए क्या बना, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो पूरा सेंट्रल सेल है ये कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. और ये जो न्यूक्लियस है, जो 3n न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, या इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PEN. एब्रिविएटेड फॉर्म है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एक पॉलन एक ओव्यूल को फर्टिलाइज कर रहा है, राइट, तो उस समय दो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहे हैं. पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, दोनों साथ में हो रहे हैं. दो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. ओके, अभी थोड़ी देर में देखेंगे. और इसकी वजह से बना क्या, एक बना PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और दूसरा बना जाइगोट. अब देखिए आगे होता क्या है, जो PEN है विल slowly divide, है ना, divide by mitosis to form endosperm and the zygote will grow to form embryo. ठीक है, अब देखिए ये जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है दोनों मिल करके बनाते हैं सीड के कर्नल को, अंदर के पार्ट को. ओके, और ओव्यूल के बाहर ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, इंटेग्यूमेंट्स आर गोइंग टू फॉर्म द सीड कोट. And now the seed coat and seed kernel together, the entire structure is called seed. है ना, तो देखिए सीड जब आप देखते हो तो सीड के बाहर उसके छिलका होता है, कोट होता है. नाउ द सीड कोट इज formed from the integument, outer integument and inner integument. इसीलिए हम जब सीड कोट पढ़ेंगे तो वहां पे हम दो तरह की बात करेंगे, इनर सीड कोट एंड आउटर सीड कोट, है ना, टेस्टा एंड टेगमेन. ठीक है, और जो अंदर का जो पार्ट है जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक बनाता है सीड कर्नल को. ठीक है, और उस सीड कर्नल के भी दो पार्ट है ना, एक है एंडोस्पर्म जो कि बन रहा है पेन से, और दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो जो बनता है किससे, जाइगोट से. ठीक है, सो दिस इज हाउ सीड इज फॉर्म्ड. समझ में आ रहा है, ग्रेट. और इसीलिए देखिए पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में. ठीक है, देखिए, और इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा, दो फर्टिलाइजेशन इवेंट हुए हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. इसीलिए पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, ग्रेट. So this is double fertilization. Well, now let's see some points about this whole process called double fertilization. ठीक है, देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर टोटल 5 न्यूक्लियाई दैट आर पार्टिसिपेटिंग. और ये 5 न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं, याद कीजिए, एक एग सेल का न्यूक्लियस, दूसरा उससे फ्यूज होने वाला मेल गैमेट का न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस हो गए, और सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस और एक अगेन मेल गैमेट. तो टोटल कितने हो गए, 5. तो टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन.
ओके, नेक्स्ट देखिए, दिस होल प्रोसेस वाज firstly reported by a scientist named Namaschin in the case of Fritillaria and Lilium. These are two plants. Okay, so इन दो प्लांट्स के केस में सबसे पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन को रिपोर्ट किया था नवास्चीन ने. However, इस चीज को सबसे पहले कंफर्म किया ग्रिग्नार्ड ने. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, ध्यान रखिएगा. कंफर्म किसने किया? ग्रिग्नार्ड ने. रिपोर्ट किसने किया? नवास्चीन ने. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट चीज देखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है. किसी भी जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में और किसी भी प्लांट में आपको देखने को नहीं मिलेगा. डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. Okay, not in any other plant, no gymnosperms. Okay, now the second question is double fertilization found in all angiosperms? No, सारे एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता है. मोस्ट कॉमनली सब में होगा, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस जहां पे कि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्लांट इज एन एंजियोस्पर्म. और ये कौन कौन है, ये एक्सेप्शन कौन से ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है? दैट इज द मेंबर्स ऑफ ट्रापेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडिस्टेमनोसी. यानी कि अब इनका कुछ टिपिकल एग्जांपल याद रखिए. पोडिस्टेमॉन जो प्लांट होता है वो इस फैमिली का सबसे टिपिकल मेंबर है. ठीक है, पोडिस्टेमॉन पोडिस्टेमनेसी फैमिली का सबसे कॉमन प्लांट है. ऑर्किडेसी फैमिली का सबसे कॉमन जो है वो ऑर्किड्स हैं. जितने भी ऑर्किड्स है ना, जैसे कि एक ऑर्किड के बारे में हमने बात किया था, ठीक है, ऑफरिस के बारे में, वैसे जितने भी ऑर्किड्स होते हैं उनमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है. सिमिलरली ट्रापेसी फैमिली का सबसे कॉमन मेंबर है ट्रापा. ओके, इट्स एक्वेटिक प्लांट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट. ओके, सो याद रखिए कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा, लेकिन सारे एंजियोस्पर्म में नहीं होगा. कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्रापेसी, ऑर्किडेसी एंड पोडिस्टेमनेसी. ओके, याद रखिएगा इस बात को. नेक्स्ट देखिए, एक चीज जो छूट गई है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, है ना. दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू ओव्यूल. ठीक है, अब देखिए, जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ये तीन तरीके से हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तीन ओव्यूल ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ सी द फर्स्ट केस. पहले केस में पॉलन ट्यूब आया और सीधा एंटर कर रहा है इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल. ठीक है, सो द एंट्री ऑफ द pollen tube into the ovule is through the micropyle पोर से हो रहा है, माइक्रोपाइलर पोर से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोरोगैमी. ठीक है, जो दूसरा टाइप है इसमें जो पॉलन ट्यूब है इसकी एंट्री ओव्यूल में होती है थ्रू द इंटेगुमेंट, और वो भी कहाँ के? चालेजल एंड से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चालेजोगैमी. ठीक है, सो इफ द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू एन ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट एट द चालेजल एंड, तो हम ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं चालेजोगैमी. कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है इन प्लांट्स लाइक कैजुअरीना, इन प्लांट्स लाइक वॉलनट या फिर पिस्टोचियो. ठीक है, तो इन प्लांट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? चालेजोगैमी. तो पोरोगैमी कहाँ देखने को मिलता है? पोरोगैमी इज मोस्ट कॉमन. मोस्ट ऑफ द जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उसमें पोरोगैमी होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें चालेजोगैमी होता है, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जहां पे कि आपको मीजोगैमी होता है. नाउ मीजोगैमी क्या है? अगर पॉलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द इंटेगुमेंट्स बट अदर देन चालेजल एंड. ठीक है, तो चालेजल एंड को छोड़ करके अगर बीच में से कहीं से भी इंटेगुमेंट के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है इनटू एन ओव्यूल, then such a fertilization is called mesogamy. और ये कहां देखने को मिलता है? in case of cucurbitaceae. ठीक है,
ओके, सो इन केस ऑफ कुकुरबिटेसी यानी कि जितने भी कुकुरबिट्स हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मीजोगैमी, यानी कि पॉलन ट्यूब आएगा और आने के बाद इट विल एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट बट इन बिटवीन, नॉट एट द चैलेंजर एंड। ठीक है ना, अगर आप वॉलनट की बात करते हो, कैजुअरीना की बात करते हो, है ना, तो वहां पे क्या होगा, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा थ्रू द चैलेंजर एंड, इंटेगुमेंट से थ्रू दी चैलेंजर एंड, और बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में इनको छोड़ करके क्या होता है, पोरोगैमी, यानी कि एंट्री कहां से होगी, डायरेक्टली थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। okay, so this is all about डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।